सामाजिक न्याय यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या है जो आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पूरे राजस्थान में आप घूम रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जिन मसूदों को लेकर आपने घोषणा पत्र बनाया है, क्या वो अवगत नहीं है? या इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि आपने जो मसौदा बनाया है, जब आप तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच में आप जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, अगर और अन्य राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी या बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियां आपके मसौदे को पूरी तरह से लेती है, तो क्या आपका जो अभियान है, यात्रा है, उस अन्य राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेगी? तो एक पुलिस के पूर्व IPS रहे हैं, IG रहे हैं, दलित समाज सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है वो उत्पीड़न के मामले में है, एट्रोसिटी के जो मामले हैं। जब एक दलित समाज का पीड़ित थाने में जाता है तो वहाँ उसे न्याय नहीं मिलता, उसकी जो गुहार है, रिक्वेस्ट है या जो FIR लिखवाने जाता है, उसी थाने के जो आला अधिकारी हैं उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते। आपको नहीं लगता है कि इस मुद्दे को लेकर भी आपके घोषणा पत्र में ये जो पुलिसिंग को लेकर बेहतर पुलिसिंग हो और दलितों के साथ न्याय या उसकी पैरवी को लेकर भी एक बड़ा अभियान चलाया जाए कि सभी दलित समाज को राजनीतिक चेतना की बहुत ज़्यादा जरूरत है? नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। अभी कुछ देर पहले इसी हॉल के अंदर सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर बड़ी चर्चा हुई कि जो आगामी दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें दलित समाज के जो मुद्दे हैं उसको तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में क्या लेंगी या उसके लिए तमाम राजनीतिक जो हमारे जो तमाम जो दलित समाज के जो वर्ग हैं वो कितना उन राजनीतिक पार्टियों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी अपने मुद्दों को लेकर। सामाजिक न्याय यात्रा के संयोजक पूर्व IPS सतवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, सामाजिक न्याय यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या है जो आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पूरे राजस्थान में आप घूम रहे हैं? तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस मुद्दे को, इस यात्रा को तरजीह दी और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय संविधान में सबको समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का अधिकार दिया है। आज़ादी के 77 साल बाद भी हम अपने आप को उस स्तर पर नहीं पा पाते जो संविधान बनाते समय हमारे संविधान के पुरोधाओं ने ये चीज़ सोची थी। तो जो बिंदु मिसिंग है समाज व्यवस्था में, जो संवैधानिक हक हकूक़ हैं, इसलिए उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग समाज के मुद्दों को इंगित करके समाज के बीच में इन टेंटेटिव मुद्दों को लेके जाना चाह रहे हैं, जिसमें वो ये देखें कि जो मुद्दे हैं क्या वो पर्याप्त हैं, यदि वो अपर्याप्त हैं तो वो अपने सुझाव दें और सुझाव देने के बाद एक अच्छा मसौदा, एक बढ़िया अनुसूचित जाति अधिकार का एक बढ़िया मसौदा तैयार हो। चूँकि राजनीतिक दल हर समय जब चुनाव होते हैं तो अपना एक मैनिफेस्टो बनाते हैं, तो उस मैनिफेस्टो के लिए हम वो मसौदा राजनीतिक दलों को सभी को देंगे कि आप हमारे वर्ग के उत्थान की दिशा में हमारी हक हैं जिसे आप दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि जो तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जिन मसौदों को लेकर आपने घोषणा पत्र बनाया है, क्या वो अवगत नहीं है? या इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि आपने जो मसौदा बनाया है, जब आप तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच में आप जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, अगर और अन्य राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी या बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियां आपके मसौदे को पूरी तरह से लेती है, तो क्या आपका जो अभियान है, यात्रा है, उस अन्य राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेगी? देखिए, जो हमारे इस मसौदे को सपोर्ट करेगा और समाज हित में उस मसौदे को अपने एजेंडा में, अपने मैनिफेस्टो में डालेगा, निश्चित रूप से समाज उसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि समाज इस समय अपने आप को अजीब सा महसूस करता है कि 77 साल बाद भी वो एक धरातल पे समतल स्थिति में नहीं आ पाया है। समाज में बड़ी उबड़ खाबड़ स्थिति है, तो हर आदमी बराबर स्थिति में आना चाहता है। हमारे बच्चे भी ये सपना देखते हैं कि वो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाए। हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि वो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाएं। वो हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि नासा में वैज्ञानिक बने। हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बने। तो ये मुद्दे हमारे जो इतने लंबे समय से हमारे समाज के उत्थान में जो बाधक हैं, उन बिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए कब तक हम इंतजार करेंगे? ये तमाम जो बिंदु आपने बताया, शिक्षा को, रोजगार को, राजनीति को और सामाजिक मुद्दे, मुझे लगता है कि शायद ये इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अवगत हैं।
ऐसा कौन सा विशेष बिंदु जो या आपको लग रहा है कि शायद उन बिंदुओं को लेकर अभी राजनीतिक पार्टियां आपके जो बिंदुओं से शायद वो तालमेल नहीं बैठा पाए हैं, कुछ ऐसा है? हो सकता है अलग कि से? देखिए, जब तक कोई बात हम अधिकार पूर्वक कहेंगे नहीं तब तक हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को उस रूप में अवगत ना हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बात कहें और वो अपने खुले मन से संवैधानिक हक हकूक़ को मैनिफेस्टो में लाएं और समाज को न्याय दें। जी, आप एक पुलिस के पूर्व आईपीएस रहे हैं, आईजी रहे हैं। दलित समाज सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है वो उत्पीड़न के मामले में है, एट्रोसिटी के जो मामले हैं। जब एक दलित समाज का पीड़ित थाने में जाता है तो वहाँ अब उसे न्याय नहीं मिलता। उसकी जो गुहार है, रिक्वेस्ट है या जो एफआईआर लिखवाने जाता है, उसी थाने के जो आला अधिकारी हैं उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते। आपको नहीं लगता है कि इस मुद्दे को लेकर भी आपके घोषणा पत्र में ये जो पुलिसिंग को लेकर बेहतर पुलिसिंग हो और दलितों के साथ न्याय या उसकी पैरवी को लेकर भी एक बड़ा अभियान चलाया जाए? देखिए, ये एक एजेंडा आपके सामने है जी। मैं इसकी प्रति भी आपको दूंगा। जी। किसी भी सभ्य समाज में इंसान की इज्जत आबरू, उसका आत्मसम्मान सबसे सर्वोपरि है। जी। मानवीय गर्मिया जो है वो सबसे सर्वोपरि है। तो यदि आदमी गर्मियापूर्ण जीवन ही नहीं जी सकता, ऐसे समाज को क्या सभ्य समाज कहेंगे हम? और जिस तरह के जो पुलिस बंदोबस्त और न्याय व्यवस्था और जो भी चीज़ें आप इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आप देखते हैं, वो आज की तारीख में कई बार ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। जिस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप, कानून की पेचीदगियाँ, समाज की व्यवस्था, इनमें चीज़ों को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। वो मुद्दे हमने इस दलित जो अनुसूचित जाति अधिकार के लिए जो घोषणा पत्र हम दे रहे हैं उसमें शामिल हैं। जी। उनमें हमने इनका समावेश किया है। जी। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो मामले हैं, एजी साहब, आपने भी देखा होगा कि उसकी सही पैरवी नहीं हो पाती, सही पुलिस उसकी सही तरह ड्राफ्टिंग नहीं करती या पैरवी नहीं करती, अंतर्गतवा वो मामले एफआईआर के अंदर तब्दील हो जाते हैं, फाइनल रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है और एनसीआरबी का जब डेटा सामने आता है तो मामला ये बनता है कि ये मामले फर्जी हैं, झूठे हैं, जबकि वो मामले सत्य पाए जाते हैं। पुलिस या जो पूरे जो तंत्र है हमारा सरकारी व्यवस्था उस पीड़ित की सुरक्षा नहीं कर पाता। उसको लेकर क्या कहें? आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं इस बात को बिल्कुल खुले मन से कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज होता है उस समय जो पीड़ित परिवादी की जो मनोस्थिति होती है और सामाजिक परिवेश जिस तरह का होता है उसमें पुलिस के व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसके मुकदमा तत्काल दर्ज हो। अभी सरकार ने मुकदमे फ्री रजिस्ट्रेशन का सिस्टम स्टार्ट किया है। एक स्वागत कक्ष की योजना जो बनी है वो बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हर आदमी को आप कैसे बदलेंगे, समाज व्यवस्था को कैसे बदलेंगे, उसकी दिशा में भी प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। और जब तक ये चीज़ें नहीं हो, जब तक परिवादी की सुरक्षा, उसके गाँवों की सुरक्षा, उस सारे परिवेश की उसमें सुरक्षा और उसके जो आर्थिक और जो सामाजिक और दूसरे जो पहलू हैं उन पे भी उसको मजबूती और सुरक्षा की आवश्यकता है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और उत्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पुलिसिंग की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप पुलिस के, आप आईजी बड़े अधिकारी रहे। जो पुलिस भी कई बार आपने देखा होगा, हम देखते हैं पत्रकार के होने के नाते, समझौता करवाती है। दबाव में एक राजनीतिक दबाव होता है पीड़ित पर। और राजस्थान के अंदर इन 5 सालों के अंदर ऐसे मामले हुए कि सरकार को जो काम करना चाहिए था शायद वो बड़ा काम नहीं कर पाए, उनको न्याय नहीं मिल पाया या उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए आर्थिक या सरकारी नौकरी। क्या सरकार पर आप इन दो महीने के अंदर, जब तक आचार संहिता लगभग 1-1.5 महीने में लगने वाली है, आप दबाव डालेंगे अपने मैनिफेस्टो के आधार पर? निश्चित रूप से दबाव डालेंगे। और जो बात आप कह रहे हैं जी, पुलिस हर संभव तरीके से प्रयास करती है कि परिवादी को राहत मिले। लेकिन जिस तरह का राजनीतिक परिवेश, जिस तरह से बदलाव राजस्थान की राजनीति में भी आप देख रहे हैं, जी, वो कोई अच्छे संकेत नहीं है। जी। दूसरा, हमें उम्मीद है कि अब कोई स्थिर और मजबूत सरकार आएगी तो उस स्थिति में जो जिस तरह के राजनीतिक परिवेश आप देखते हैं उसमें सुधार होगा और दलित और अनुसूचित जाति के एजेंडा को या इवन जो और भी वीकर सेक्शन समाज के हैं, जरूरी नहीं कि एससी के ही लोग हों, सभी वीकर सेक्शन के लोगों के संरक्षण की दिशा के अंदर एक संवेदनशील सरकार की हमें आवश्यकता है, जिसके लिए हमें सबको प्रयास करना चाहिए।
अभी पिछले दिनों पीसी बेरवाल जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने सामाजिक शक्ति निर्माण यात्रा वो अलवर आए, गांव-गांव ढाणे-ढाणे गए और उनका भी उद्देश्य यही है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों को लेकर गांव-गांव जाकर जागरूकता करें। उससे क्या अलग यात्रा है आपकी ये, या आपको लगता है कि शायद उन्हीं मुद्दों को लेकर भी आप भी? देखिए, हमारी ये जो यात्रा है ये पूर्णतः समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करने की है, क्योंकि हमारा समाज आज की तारीख में राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है। और अगर जागरूक होता तो हमें ये यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ना ही हमारे मुद्दों के लिए वो जागरूक है। हर आदमी चाहता है कि उसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो इकट्ठा होकर अपनी बात को मुखर रूप से कहता नहीं है, क्योंकि हमारा सीधा समाज है, दलित समाज है, उत्पीड़ित समाज है। हजारों सालों की गुलामी के बाद में आदमी, अभी आप कैसे कह सकते हो कि वो दौड़ लगाए जबकि वो हजारों साल तक तो कैद में बंद रहा है। तो उस स्थिति में जो ये यात्रा है, मुझे ये विश्वास है कि जो मुद्दे वो देखेगी, पढ़ेगी और जो अपने मुद्दे समावेश करेगी, उनको आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा, राजनीतिक चेतना बढ़ेगी और चुनावों में निश्चित रूप से वो अपना रुख अलग तरीके से इख्तियार करेगा। यानी कि आपको लगता है कि सभी दलित समाज को राजनीतिक चेतना की बहुत ज़्यादा जरूरत है? निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस समाज की, मैं वो काशीराम जी की बात को बताता हूँ, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होंगी उसकी राजनीति मजबूत होगी। तो समाज में हमारी खुद की जड़ें और राजनीतिक समझ दोनों चीज़ें साथ चलेंगी तो निश्चित रूप से समाज में भी बदलाव आएगा, देश की राजनीति में भी बदलाव आएगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस अधिकारी सतवीर सिंह जी। सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर वो गांव-गांव ढाणे-ढाणे जा रहे हैं और सीधा तौर पे कहना है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस अगर आपकी सशक्त होगी तो आप अपने मुद्दों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों से आप अपने काम करवा सकते हैं और अपने हक अधिकार पा सकते हैं। यही इसी न्याय यात्रा का मुख्य एजेंडा है, जिसमें तमाम 60 बिंदु हैं। आप इसे पढ़ें, गंभीरता से पढ़ें और चिंतन करें और सवाल भी पैदा करें अपने सोशल मीडिया के हैंडल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपको ये हमारा जो टेंटेटिव जो घोषणा पत्र है वो आपको उपलब्ध कराता हूँ। आप भी इसके बारे में जागरूक करिए लोगों का। मैं सुझाव भेजूंगा आपको। जी, निश्चित रूप से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव होंगे और हम उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल। और आखिरी में जो सुझाव है, अन्य सुझाव, जब इसमें तकरीबन 60 सुझाव हैं, सतवीर सिंह जी ने अपनी सभा में कहा था कि 15 सितंबर तक आप अपने सुझाव, राय जो भी है आप लिखकर भेजें, क्योंकि आप और मुद्दे होने चाहिए। इसके पीछे हमारा ईमेल का एड्रेस लिखा हुआ है जी, फेसबुक का एड्रेस लिखा हुआ है, ट्विटर का लिखा हुआ है और इंस्टाग्राम का एड्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि इस समय सामाजिक लोग जो है, ये सोशल मीडिया का युग है और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो आएगा उसको कंपाइलेशन बाकी चीज़ों में भी हमें सुविधा होगी। तो हमें, हमारा युवक और जो समाज का सारे जो वर्ग हैं वो किसी न किसी रूप से लोगों से जुड़े हुए हैं और वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस रास्ते से हमें बहुत सारे सुझाव जो भी वो महसूस करते हैं उन्मुक्त मन से वो हमें देंगे, ऐसी हमारा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ में डॉक्टर महेश वर्मा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।